आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बुक में से जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है उसको समझेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरह लिखा है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, यानी कि स्लोप्स की मदद से शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। यानी कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, हमने ये शो करना ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर वाक़ हैं। मसलन जिस तरह ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट क्या हैं पाए जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने इसकी प्रूव करनी। ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने ना अपने पास से नाम दे लेने। हम कहते हैं ये जो चीज़ है ना ये ए के बराबर है, ये वाला जो पॉइंट है ये बी के बराबर है और ये वाला पॉइंट सी के बराबर है। अब उन्होंने कहा बाय द मीन ऑफ स्लोप्स, तो स्लोप्स की मदद से हमने ये प्रूव करना ये तीनों एक लाइन पर हैं। तो वो तीनों एक लाइन पर किस तरह होंगे? अगर हम कहेंगे ना ए बी की जो स्लोप है, फिर बी सी की स्लोप, फिर ए सी की स्लोप, अगर तीनों की स्लोप का सेम जवाब आया तो इसका मतलब ये एक ही लाइन पर है। मसलन जितनी तिरछी ये है उतना ही बी सी हो और उतना ही ए सी हो, तो इसका मतलब ये एक लाइन के ऊपर है। अब जो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो वो ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम क्या करेंगे, जब ये ए बी लेंगे ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट के नीचे लिख देंगे x1 y1 और बी पॉइंट के नीचे लिख देंगे x2 y2। फिर इधर से ये हम कहेंगे कि x1 जो है ना वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है, y1 -3 के बराबर है, x2 1 के बराबर और y2 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। फिर इस फार्मूले में हमने ना वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप का जो आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ए बी के बाद हमने निकालनी है ए सी की स्लोप। तो ए सी की स्लोप बल्कि बी सी की स्लोप निकालनी है। तो बी सी की स्लोप निकालने के लिए पहले बी के पॉइंट लिखेंगे, फिर सी के पॉइंट लिखेंगे। इनके नीचे लिखेंगे x1 y1 x2 y2, फिर कहेंगे x1 किसके बराबर है, y1 x2 y2 की वैल्यूज़ लिख लेंगे। फिर ये फार्मूला हम लिखेंगे कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और इधर क्या लिख दिया, स्लोप ऑफ बी सी। तो ये वैल्यूज पुट की, इसका भी जवाब कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इसी तरह हमने ए सी की स्लोप निकालनी है। जब ए सी की स्लोप निकालेंगे उसके अंदर सेम वही हम काम करेंगे। ए के जो पॉइंट है इनको x1 y1 का नाम देंगे और सी को क्या नाम देंगे, x2 y2 का नाम दे देंगे। फिर यही वाले फार्मूले में पुट करेंगे, इसका भी जवाब कितना आ गया, 4। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये जो 3 इक्वेशन है, यानी कि ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इनसे हमें ये पता चल रही है तीनों इक्वेशंस का जवाब क्या आया, 4 4 और 4 आया। तो ये हम लिख देंगे स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी और ये बराबर है स्लोप ऑफ ए सी के बराबर है। तो हेंस ऑल 3 पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन। तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर वाक़ हैं। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही हमने करना है, यानी कि ये वाले 3 जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे। इधर हम लिखेंगे लेट, ये वाला जो पॉइंट है ये ए के बराबर है, ये वाला पॉइंट बी के बराबर और ये वाला पॉइंट सी के बराबर है। फिर आपने सेम वही काम करना जो अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हमने लिखना अगर स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी। तो ये फार्मूला ए और बी को लिखेंगे, उसके नीचे x1 y1 x2 y2, फिर ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका जवाब आ जाएगा 10/3। फिर आपने स्लोप निकालनी है बी सी की। तो बी और सी के आपने पॉइंट लिखने हैं, उनमें आप कंपेयर करना है उसको x1 y1 x2 y2 के साथ, और वो जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो इस फार्मूले में पुट कर देंगे। उसका भी जवाब आ जाएगा 10/3। और सिमिलरली आपने ए सी की स्लोप फाइंड कर ली, इसका भी जवाब कितना आएगा, 10/3। तो फिर तीनों का जवाब सेम है। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी एंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो फिर सेम आपने ये बात लिख देनी, हेंस ऑल 3 पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से ना बहुत अहम है, इधर से पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब कह रहे हैं फाइंड के, आपने के फाइंड करना सो डैट लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी और डी आर पैरेलल, यानी कि 2 लाइनें हैं, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। अच्छा, अगर वो दोनों पैरेलल हों तो फिर आपने बी की अंदर ये जो के लिखा है ना इसकी वैल्यू निकालनी। अगर वो एक लाइन ए बी और एक लाइन सी डी अगर वो परपेंडिकुलर हों तो फिर आपने के की वैल्यू, मसलन मैं कहता हूँ ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है।
एक लाइन ये बन गई और एक लाइन हम कहते हैं सी और डी की वजह से बन रही है, सी और डी की वजह से बन रही है। अब ये दोनों लाइनें ना पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हों तो फिर आपने के की वैल्यू बतानी, क्योंकि हमारे पास इधर अगर हम देखें ए का वैल्यूज़ क्या गिवन है 7 और 3 और बी की वैल्यू है जी के और -6। इसी तरह सी की वैल्यू -4 और 5 और डी की वैल्यू है -6 और 4, यानी कि ये पॉइंट दिए हुए हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों तो फिर बताएं क्या जवाब आएगा। या ये दोनों परपेंडिकुलर हो, मसलन सी डी इस जगह पर कहीं बना हो, ये सी और डी है। अब इन दोनों को अगर हम देखें, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हों तो फिर के की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये पैरेलल हों तो फिर के की वैल्यू क्या होगी। तो ये हम क्वेश्चन किस तरह करेंगे, पहले हम कहेंगे जी ए और बी किसके बराबर है, ये हमने पॉइंट लिख लिया, फिर इनको x1 y1 x2 y2 का नाम दिया, फिर हमने ना ए बी की स्लोप निकालनी है। तो सेम वो पिछले फार्मूला जिस तरह हमने इस्तेमाल किया था और निकाली थी, ये हमने ना निकाली स्लोप -9 डिवाइडेड बाय के -7। तो ये स्लोप आ गई ए बी की। अब आपने स्लोप निकालनी है सी डी की, सी डी की स्लोप निकालोगे फिर दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों को बराबर रख लेंगे। तो ये सी डी की आपने सेम इसी तरह स्लोप निकालनी है, वो कितना जवाब आ गया 1/2। अब ये जो पहला केस है ना कि पैरेलल है, तो फिर आपने क्या करना, इन दोनों स्लोप्स को इक्वल रख लेना। जो ए बी की स्लोप है और जो सी डी की स्लोप है ये दोनों इक्वल है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपने के की वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, दूसरा जो केस है ना परपेंडिकुलर वाला, उसके अंदर हमें पता है कि परपेंडिकुलर अगर हो तो फिर दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको -1 के बराबर रखते हैं। तो ये फार्मूला होता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 से मुराद एक लाइन की स्लोप, m2 से मुराद दूसरी लाइन की स्लोप है। ये हमने ना एग्जाम्पल्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी। तो हम कहते हैं ये स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी, इसको किसके बराबर रखना, -1 के, और फिर इसको सॉल्व करना। तो यहाँ से हमारे पास के का जवाब निकल आएगा। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो लिखा हुआ कि द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कंसेक्टिव वर्टिक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो पैरेललोग्राम है उसके ये साथ साथ वाले वर्टिक्स हैं, यानी कि ये वाला, फिर इससे आगे ये और इससे आगे ये वाला। ए बी सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। कहते हैं जो फोर्थ वर्टिक्स है ना वो आपने मालूम करना। तो आप क्या करोगे, जो फोर्थ वर्टिक्स होगा ना उसको नाम दे दोगे एक्स वाई का। ये तो पॉइंट गिवन है, तो इस वजह से इसके पॉइंट तो लिख देंगे 7 -1 -2 फिर 2 1 4, और इसका तो हमें पॉइंट का पता नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया एक्स वाई। अब आपने ना एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू का पता चल गया तो इसका मतलब हमें डी का पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो ए बी की स्लोप है और जो स्लोप है डी सी की, ये दोनों पैरेलल है ना, इन दोनों की स्लोप्स को बराबर रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो बी सी की स्लोप है और जो ए डी की स्लोप है इन दोनों को बराबर रख लेंगे। तो एक पॉइंट इन दोनों की स्लोप में से निकल आएगा और एक इन दोनों की स्लोप में से हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमने 4 स्लोप्स निकालनी है, ए बी की स्लोप, डी सी की स्लोप, फिर बी सी की स्लोप और उसके बाद ए डी की स्लोप। तो स्लोप निकालने का फार्मूला आपको पता है कि y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ए बी की स्लोप, फिर इसी तरह डी सी की स्लोप, फिर बी सी की और ए डी की स्लोप। ये हमने ना 4 स्लोप्स फाइंड कर ली। अब हमने करना क्या, एक बार ए बी और डी सी को बराबर रखना, इन दोनों स्लोप्स को बराबर रखना क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो इधर हमने यही किया कि हमने कहा जी ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, यानी कि ये जो दोनों स्लोप्स हैं इन्हों को हमने क्या किया, इक्वल रख लिया। इनको इक्वल रखने से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x + 3y - 13 इज इक्वल टू 0। अभी वैल्यू नहीं निकली, अभी इक्वेशन बनी है। बाद में इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट जो है ना वो बराबर करके इसको सॉल्व करेंगे, अगर बराबर हुए तो कट कर देंगे। अच्छा, अब इसी तरह हमने 3 और 4 को क्या करना, बराबर रख के सॉल्व करना। तो इससे आगे अगर आप इस जगह पर देखो तो हम लिखेंगे जी सिमिलरली इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों को हमने कंपेयर करना बिकॉज दे आर पैरेलल, क्योंकि ये भी पैरेलल है। क्योंकि जिस तरह ये इधर ए बी और डी सी पैरेलल है, इसी तरह बी सी और ए डी क्या पैरेलल हैं। तो इसको हमने बराबर रख लिया। यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। अब ये जो 2 इक्वेशंस बनी है ना इनको हमने नाम दे लिया 5 और 6 का। इसको 6 का नाम दिया और ये जो इस जगह पर ये इक्वेशन है इसको हमने किसका नाम दिया, 5 का। तो इसके अंदर क्या है +3y और इसके अंदर क्या
3y। तो इसका मतलब कोफिशिएंट सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर साइन ऑपोजिट हों और कोफिशिएंट इक्वल हों और साइन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अगर सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो लिख के बाद में नीचे वाले साइन चेंज करते हैं। तो ये कट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x और ये आ गया -30 दूसरी तरफ जाकर +30 हो जाएगा, यहाँ से x का जवाब निकला है। अब ये जो x का जवाब निकला है आप किसी इक्वेशन में पुट कर लो, 5 में पुट कर लो, 6 में पुट कर लो, तो उन्होंने किस में किया, 5 में पुट किया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 लिखी है x + 3y -13, तो ये इस जगह पर लिखा है, x की जगह पर हमने क्या लिख लिया, 10 लिख लिया, तो यहाँ से हमारे पास y का जवाब आ गया। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है कि आपने 4 स्लोप्स निकालनी है, फिर जो पैरेलल है उनको बराबर रख के 2 इक्वेशंस बनानी है, और फिर उनके जो कोफिशिएंट जिनके सेम है उनको कैंसिल करके x का जवाब निकालना है, फिर x का जवाब किसी इक्वेशन में पुट करके आपने y का जवाब निकाल लेना है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अब उसको देखते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। वो कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन, आपने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है आप वर्टिकल लाइन, वो किस लाइन की है जी, वर्टिकल लाइन की है। ये जो लफ्ज़ है ना वर्टिकल, इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों, इधर उन्होंने स्लोप नहीं दी हुई है। जब वर्टिकल का जिक्र आ जाए, वर्टिकल का मतलब बिल्कुल यूँ 90 डिग्री। अब इसकी मैं कहूँ स्लोप कितनी है, इसकी इन्फिनिटी है, पता नहीं ऊपर कहाँ तक जा रही है स्लोप। तो ये अगर थोड़ी सी तिरछी हो, इधर हम कहेंगे इसकी फिर भी कुछ ना कुछ स्लोप है, ठीक है। इधर चलो स्लोप कम है, इधर बिल्कुल कम है, 0 है, ये स्लोप ज़्यादा होती जा रही है। अगर ये 90 डिग्री पे आ जाए है तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसकी स्लोप जो है ना वो इन्फिनाइट हो गई है। तो जब स्लोप वर्टिकल लाइन की स्लोप कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो m है ना स्लोप, वो कितनी है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम लिखते हैं 1/0। किसी चीज़ के नीचे 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। यहाँ से आपने m की वैल्यू निकालनी है कि m की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किसके बराबर है, 1/0 के। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि वर्टिकल लाइन का जिक्र है। और दूसरा आपको ना एक पॉइंट गिवन है कि आपके पास ये एक पॉइंट है -5 और 3। अब हम क्या कहेंगे, ये फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, ये इंतहाई अहम फार्मूला। जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, इस फार्मूले को आपने याद रखना, y - y1 = mx - x1। जिस तरह होता है ना y = mx + c, तो वो +c हम नहीं लिखते, हम क्या लिख लेते हैं, y = mx। अब y के साथ क्या लिखेंगे, y - y1, और x के साथ लिखेंगे x - x1। अब ये जो है ना x1 और y1 वो असल में ये वाली वैल्यू है, और m की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 1/0 पुट कर लेना। तो m की जगह 1/0 पुट किया, y1 की जगह 3 और x1 की जगह -5। क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में थी इस वजह से एक ब्रैकेट आप ज़्यादा लगा लो, फिर ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये 0 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, जब 0 इस सारी से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, 0, और ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अच्छा, ये आप देख लेना, इधर से लाजमी सवाल आएगा, या क्वेश्चन नंबर 9 पूछेंगे, या ये क्वेश्चन नंबर 10 के ना ये जो 3 पार्ट्स हैं ना इसमें से वो पूछ लेंगे। उसकी वजह ये है, ये सवाल छोटे हैं और आसान है, और इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ना यानी कि कंसेप्ट है, और ये आसान होने की वजह से पेपर में ज़्यादा आते हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जिस तरह इधर आपने एक लाइन की इक्वेशन मालूम की, इधर भी आपने मालूम करनी है, लेकिन a की वैल्यू उन्होंने दी हुई है -6 और 5। जिस तरह इसमें दी हुई थी वैल्यू, इधर साथ a नहीं लिखा हुआ था, तो जो भी वैल्यू दी है उसको हम किसका नाम देते हैं, x1 y1 का। अब इधर उन्होंने स्लोप कितनी दी है, 7। इस क्वेश्चन में क्या थी, वर्टिकल लाइन थी और उसको हमने इन्फिनिटी कहा था। इधर m की वैल्यू भी उन्होंने गिवन दी हुई है। तो इसी तरह इससे अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपको x1 y1 की वैल्यू दी और स्लोप उन्होंने कितनी दी है, अनडिफाइन हो या वर्टिकल हो, उसका मतलब इन्फिनिटी है। इसका मतलब इसकी जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी को कहेंगे 1/0। m की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 1/0 पुट करना। उसके बाद उन्होंने y इंटरसेप्ट दिया और इन्होंने स्लोप दिया। जिस टाइम y इंटरसेप्ट वो कहेंगे ना तो उसका मतलब है कि उसका जो x वाला कंपोनेंट है वो 0 है,
वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई के ऊपर वो लाइन कट कर रही है। तो अगर वाई के ऊपर कट कर रही हो तो उसकी एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब उसका x1 0 है और y1 कितना है -7। अब बारी बारी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि -6 और 5, इसको हम नाम देंगे x1 y1 का, और स्लोप कितनी है 7 है, तो इसको m का नाम दे देंगे। ये फार्मूला लिखेंगे y - y1 m x - x1, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और फिर ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अगर इस जगह पर आप देखो ये जवाब आ जाएगा 7x - y + 47 = 0। अच्छा, अब उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर स्लोप कितनी थी अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब इन्फिनिटी या 1/0। तो अब यही फार्मूला लिख के ना y - y1 m x - x1, इसके अंदर आपने x1 और y1 की ये जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं इसको x1 y1 का नाम दे के यहाँ से कंपेयर कर लेनी है x1 y1 की वैल्यूज़, और इस फार्मूले में आपने पुट कर देनी, यहाँ आपका ये जवाब आ जाएगा। अच्छा, इधर ये जो क्वेश्चन नंबर डी है, अभी हमने ये सॉल्व किया था -8 और 5 वाला, और उसकी स्लोप क्या थी अनडिफाइन। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये हमारे पास कितने पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट गिवन हो, तो फिर मुझे बताओ इसकी हम स्लोप किस तरह निकालेंगे। हम कहेंगे ये बराबर है x1 y1 के और ये बराबर है x2 y2 के, तो हम स्लोप यूँ निकाल लेंगे कि m बराबर है y2 - y1 x2 - x1। तो ये हमारे पास पॉइंट गिवन है, तो इन पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। फिर यही वाली जो x1 y1 की वैल्यू ना, ये हम फार्मूले में पुट कर देंगे। कौन से फार्मूले में, y - y1 फिर m x - x1। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर ई है। वो क्या लिखा हुआ है कि आपने y इंटरसेप्ट की वैल्यू ये पुट करनी है -7 और स्लोप ये है। तो इसका मतलब स्लोप तो -5 है, y इंटरसेप्ट कितना है, यानी कि y1 की वैल्यू कितनी है -7। तो इसका मतलब इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x1 की वैल्यू क्या होगी, 0। इस फार्मूले में पुट करो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद एक और इंतहाई अहम क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको अब हम करते हैं। ये लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने एक इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है थ्रू -4 - 6। ये एक पॉइंट है, इसमें से लाइन गुजर रही है एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, और वो परपेंडिकुलर है एक लाइन के जिसकी स्लोप ये है। यानी कि एक आपने ऐसी लाइन मालूम करनी है। इधर मैं अगर आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ना एक ऐसी लाइन मालूम करनी है। मसलन मैं कहता हूँ ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, वो एक पॉइंट में से गुजर रही है, और वो जो पॉइंट है ना उसका नाम क्या, -4 और -6, यानी कि -4 और -6 में से गुजर रही है, और वो एक और लाइन के परपेंडिकुलर है। मसलन ये एक और लाइन है, इस लाइन के ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। जो हमने लाइन मालूम करनी है ना, वो एक इस पॉइंट में से गुजर रही है, और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर। ज़रूरी नहीं है कि वो वाली लाइन इस पॉइंट में से गुजरे, वो ये वाली लाइन इधर से भी गुजर सकती है, ठीक है, लेकिन इस लाइन के वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस लाइन की उन्होंने स्लोप दी हुई है। इस लाइन की उन्होंने कितनी स्लोप दी हुई है, -3/2। -3/2 ये किसकी स्लोप है, इस लाइन की स्लोप है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमने इस स्लोप से इसकी स्लोप में जाना हो, यानी कि स्लोप को कितना चेंज करना हो, 90 डिग्री पे चेंज करना हो। इस लाइन की स्लोप हमें पता है, और इस लाइन से अगर हम चाहें तो इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने का तरीका क्या था, इसका रेसिप्रोकल ले लो और -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब ये -3/2 है ना, तो ये कितना बन जाएगा, 2/3, और ये वाला माइनस है और एक जो हम खुद माइनस लिखेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। अब इस लाइन की स्लोप क्या बन जाएगी, 2/3। ये किसकी वैल्यू होगी, m की, और ये कौन सी वैल्यू होगी, x1 y1 की। तो इसको हम यूँ पुट कर सकते हैं ना, y - y1 m x - x1। तो y1 की जगह हम क्या लिखेंगे, y1 की जगह लिखेंगे -6, m की जगह क्या लिखेंगे 2/3, x - x1, x1 की जगह क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होना है। इस जगह पर अगर हम देखें तो यही उन्होंने बात बताई हुई है कि ये जो पॉइंट है ना, इसको हमने x1 y1 का नाम दे लिया, और उसके बाद ये जो हमारे पास स्लोप ये गिवन थी, इस स्लोप को हमने रेसिप्रोकल लिया इसका, और फिर -1 ऊपर लिखा। तो इसकी स्लोप कितनी बन गई, 2/3।
तो m की जगह हमने 2/3 पुट करना है और x1 y1 की जगह ये जो क्वेश्चन में गिवन पॉइंट था वो पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो क्या लिखा हुआ। वो लिखा हुआ है जी, द पॉइंट ए बी एंड सी, हमारे पास ना ए बी और सी पॉइंट दिए गए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के कोने हैं, किनारे हैं, ठीक है, और शो डैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, जो आपके पास ए बी लाइन है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या पॉइंट है जी, डी है, एंड द मिड पॉइंट ई, जो मिड पॉइंट ई है किसका, ए सी का, ए सी का जो मिड पॉइंट ई है। अब इसको आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, एक लाइन लेनी है जो डी और ई को क्या करे, ज्वाइन करे। पहले तो आपने बताना डी पॉइंट कौन सा है, जो डी पॉइंट है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है, और ई पॉइंट कौन सा है, जो ए सी का मिड पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, एक ऐसी लाइन लेनी है जो डी और ई को ज्वाइन करे। अब ये जो लाइन बनेगी ना, ये इस लाइन के यानी कि बी सी से हाफ होनी चाहिए। मसलन अगर ये है ना 6 है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी 3 होनी चाहिए। अगर ये 10 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 5। दो चीज़ें आपने प्रूव करनी। और दूसरी ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ए बी और सी उन्होंने गिवन है, फिर कहते हैं डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, और फिर जो डी और ई बनना है इनको आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे। अब ये जो डी ई बनेगा, ये जो दूसरी साइड पर लाइन है इसके पैरेलल भी होनी चाहिए, ये वाली लाइन यानी कि डी ई किसके पैरेलल होनी चाहिए, बी सी के, और इसके हाफ होनी चाहिए। इस चीज़ को क्या करें जी, प्रूव करें। तो इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे, पहले तो हम ये पॉइंट निकालेंगे, डी पॉइंट किसके बराबर है। तो डी पॉइंट हम किस तरह निकालेंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के, जो दोनों ए और बी के दोनों के x1 और y1 इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, दोनों के y को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से d का पॉइंट निकल आएगा। इसी तरह जो e निकालना है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे a और c का, यानी कि दोनों के x जमा किए और फिर 2 पे डिवाइड किया, दोनों के y जमा करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये e निकला है। अब हमने क्या करना, स्लोप निकालनी है, क्योंकि हमने तो ये शो करना है ना कि डी ई और बी सी ये बराबर है। तो अगर इन दोनों की स्लोप इक्वल आ गई ना, तो इसका मतलब ये पैरेलल है। या स्लोप में से कुछ चीज़ कॉमन आ गई हो एक तरह की और कुछ कॉमन आ जाए तो फिर भी वो क्या होती है, बराबर होती हैं। अच्छा, पहले हम इनकी स्लोप्स लेकर देख लेते हैं। अगर मैं स्लोप लूँ किसकी, डी ई की, तो उसका हमारे पास वही वाला फार्मूला लगा के y2 - y1 x2 - x1, तो कितना जवाब आ गया, 7/4। फिर हम स्लोप ले लेते हैं बी सी की, बी सी की स्लोप लेंगे तो इसका भी जवाब कितना आ जाएगा, 7/4। तो एक तो मसला हल हो गया, ये वाला, ये जो उन्होंने लिखा है ना, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इस तरीके से ये पैरेलल हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ है ना दूसरी डी ई, यानी कि जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो बी सी के हाफ है। अब हमने क्या करना, इस चीज़ को प्रूव करना, तो ये बड़ा आसान काम है। इसके ऊपर भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो दोनों का फासला नाप लेते हैं। तो इधर हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो डी और ई के पॉइंट है ना ये लिखे और इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया। तो इसका जवाब कितना आ गया, यानी कि √65 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने फासला निकाला बी सी का, और जब हमने ये बी सी का फासला निकाला तो उसका जवाब कितना आया, खाली 65 का स्क्वायर रूट। कितना, 65 का स्क्वायर रूट। तो हम यूँ कहेंगे जो हमारे पास डी ई है वो किसके बराबर है, 65 डिवाइडेड बाय 2। अब 65 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्योंकि ये हमें पता है ना 65 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, बी सी के। तो इधर 65 की जगह क्या लिख देंगे, बी सी लिख देंगे। तो ये बन गया डी ई बराबर है बी सी डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइडेड बाय 2 को यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 बी सी। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। वो लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू, ये जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं इनको आपने ना इन 3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो इसकी एग्जांपल है ना, एग्जांपल में 6 उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं कि 6 तरीक़ों से आपने मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो आपका स्मार्ट सिलेबस है इसके अंदर सिर्फ 3 पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि आपने एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है और नॉर्मल फॉर्म बनानी। और ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं। वैसे बुक में 3 है तो इधर हमने कितने करने हैं, 2 करने हैं।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट, वो लिखा हुआ है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और सी क्वेश्चन किस तरह 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें y पहले और x बाद में है, तो इसको हम बाद में रीअरेंज भी कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो सबसे पहले है ना क्वेश्चन, इसके अंदर हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो ये जो फॉर्म होती है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो ये तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। मसलन ये पहले हमने ना फार्मूले लिखे हैं, ये जो इन्होंने कहा ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का बनाए, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला कि y बराबर है माइनस a ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। और इसी तरह टू इंटरसेप्ट फॉर्म किया x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, जैसा कि आपको याद होगा जो हमने सबसे शुरू में वो एग्जांपल की थी 4.3 से पहले, जिसके अंदर इस तरह करके हमने एक डायग्राम बनाई थी। हमने कहा था ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस, और एक लाइन यूँ गुजारी थी। हमने कहा था ये जो फासला है ना, ये फासला b के बराबर है और ये वाला फासला a के बराबर है, ठीक है। और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। फिर हमने कहा था x ओवर a प्लस y ओवर b ये किसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो यही वाली जो फॉर्म है ना, ये इसको हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला इस्तेमाल होगा, एक ये नॉर्मल फॉर्म वाला, ये वाले भी हमने क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर जो सी वाली टर्म होती थी उसको साइड पे ले जाते थे और फिर ये ए एक्स के साथ जो ए लिखे और वाई के साथ जो बी लिखा है इसका स्केयर करके ऐड करके उसके ऊपर स्केयर रूट लेते थे, साथ प्लस माइनस लेते थे। इसके अंदर एक चीज़ आपने मज़ीद याद रखनी है, वो आपने पहले नहीं पढ़ी है, वो ये है एक्स काद अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना एक्स काद अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, एक ये चीज़ का आपने इजाफा कर लेना है, ये पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में आपने इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो ये इसको भी आपने याद रखना है। अब बिल्कुल आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस जगह पर अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो y वाली टर्म एक तरफ रख ली, x वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गए। अब y को हमने लैदा करना है, y के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई ना हो। तो इधर y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 7 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब ये जो x के साथ चीज़ लिखी हुई है ना, ये a है, और जो y के साथ लिखी हुई है वो कौन सी है, b है। तो अब इसकी हम यही फॉर्म बना लेते हैं। मसलन ये जो चीज़ दी हुई है, इधर -2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर इस सारी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड करना है। उसकी वजह ये है कि हमने इस साइड पर 1 बनाना है, इस साइड पे क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब उसके बाद ये जो मैं कह रहा था ना कि ये a है, ये b है, ये a b नहीं है, बल्कि ये जो सॉल्व हो के जो इधर चीज़ आएगी वो आपका a और b होगी। तो इस जगह पर तो आ गया 2 और इधर आ गया 7/2। तो इस 2 को अगर मैं लिखूं, उल्टा के लिखूं, तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/2। और ये 7/2 को उल्टा के लिखूं, ये 2/7। तो इसका मतलब ये x के नीचे a क्या बना, 1/2 बना, और जो b बना वो कितना बन गया, 2/7 बन गया। तो ये आपके पास क्या फॉर्म आ गई, टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, उसके बाद आ गई जी नॉर्मल फॉर्म। तो पेपर में आपसे एक ही पूछेंगे, 2 नहीं पूछने लगे। जब ये क्वेश्चन आएगा ना, या तो कहेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो, या कह देंगे नॉर्मल फॉर्म लिखो। और अगर कोई बहुत आसान करके क्वेश्चन पूछना हुआ तो फिर वो क्या कह देंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लो। अब नॉर्मल फॉर्म में हमें ये पता है, ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं जो भी हमने याद किए थे, 2 फार्मूले ना। तो मैंने कहा था इसको आपने याद रखना। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, x और y वाली टर्म एक तरफ और दूसरी टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये x और y का जो कोफिशिएंट है इनका स्केयर करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और फिर उसका स्केयर रूट ले लेंगे जैसा कि ये है। फिर इस सारी चीज़ को इस चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये चीज़ बन गई। अब इधर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, आपने इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इस चीज़ के साथ, x काद अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p के साथ। तो ये देखो x के साथ बाकी जो चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 65, इसको आपने काद अल्फ़ा का नाम दे लेना।
और इधर y के साथ क्या लिखा हुआ है 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65। इसको आपने क्या किसका नाम देना है साइन अल्फा, क्योंकि y के साथ इधर क्या है साइन अल्फा और इधर y के साथ क्या है 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65। तो इसको आपने साइन अल्फा का नाम दे लेना और जो इस साइड पर चीज़ है इसको हमने किसका नाम देना होता है p का। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो ओरिजिन से लेकर उस लाइन तक का होता है ना। तो ये वाला हमने क्या कर लिया, ये 3 वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब इधर से ना हम असल में एंगल निकालना चाह रहे हैं, तो एंगल निकालने के लिए हम tan अल्फ़ा लेते हैं। तो tan अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा ओवर काद अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा और काद अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू गिवन है, इधर जो हमने कंपेयर करके लिखी हुई है वो पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 7/4, 7/4 बराबर होता है 1.75। जब tan इनवर्स 1.75 का लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 60.26 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है इस फार्मूले में आपने पुट करनी है। x की जगह पर x, कास की जगह पर कास, अल्फ़ा की जगह पर ये अल्फ़ा की वैल्यू, फिर प्लस y साइन की जगह पर साइन और अल्फ़ा की जगह पर ये, और p की जगह पर क्या पुट करोगे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65। तो ये जो फॉर्म है ना इसको हम क्या कहेंगे नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो वो सेम इसी मेथड के साथ होना है, उसकी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मसलन ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें y वाली टर्म एक तरफ दूसरी टर्म दूसरी तरफ लिख ली, फिर y के साथ 15 है तो उसको 15 से डिवाइड कर दी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब ये वाली फॉर्म बनानी है, ये जो 3 है एक तरफ कर लिया और बाकी दोनों टर्म्स दूसरी तरफ कर ली। शुरू में x लिखा और बाद में y, इधर y पहले थे और x बाद में थे, इनकी ज़रा तरतीब भी हमने सही कर ली। और साथ ही माइनस में लिखा हुआ ना x, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म प्लस की बना ली, दूसरी माइनस की कर ली है। अच्छा, अब इस तरफ हमने क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है। तो इधर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर जवाब आ गया जी 8/3 और ये 5/1। 8/3 को क्या लिखेंगे 3/8, और ये जो है ना फार्मूले के दरमियान में क्या होता है प्लस, इधर क्या आ रहा है माइनस, तो इधर प्लस लिख के ये वाला माइनस नीचे ले आएंगे और इसको लिखेंगे 1/5 लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब हमने नॉर्मल फॉर्म इसकी मालूम करनी, और नॉर्मल फॉर्म में हमें पता है ये फार्मूले के साथ हमने वो कंपेयर भी करना होता है, तो इस वजह से ये साथ मैंने ये भी लिख लिया। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, x और y वाली टर्म एक तरफ कर ली और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई किया, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये हमारे पास आ गया। फिर हमने इसको डिवाइड किया x और y के कोफिशिएंट के स्केयर से, तो इधर y का कोफिशिएंट -15 है, तो -15 का आपने स्केयर लेना, तो ये 17 आ जाएगा। 17 से सारे को डिवाइड किया। अब ये देखो इसको और इसको कंपेयर करना, इधर x है इधर x है, तो काद अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 8 डिवाइडेड बाय 17, और साइन अल्फ़ा किसके बराबर आएगा -15 डिवाइडेड बाय 17, और ये p की वैल्यू। यहाँ से हम tan अल्फ़ा का फार्मूला लिखेंगे, और जब tan अल्फ़ा का फार्मूला लिखेंगे साइन अल्फ़ा ओवर काद अल्फ़ा के वो बराबर होते हैं, उसकी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से जो हमारे पास अल्फ़ा है वो कितना आ जाएगा 298.75 डिग्री। तो इस चीज़ को दोबारा लिख के अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और p की जगह आपने p की वैल्यू पुट कर देनी है।